नम नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पर। इकोनॉमिक रिव्यू में हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर पर। तो पिछली कक्षा में हमने जो है राजस्थान में भंडारण व्यवस्था की बात कर ली थी, और इस कक्षा में हम पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, और इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए हमारी इकोनॉमिक रिव्यू की टेस्ट सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ बनाने का प्रयास हमने किया है। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल है हमारी online.rsjunction.com ये वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के। और दूसरा, आप इसको देख सकते हैं जो हमारी एप्लीकेशन है आर एस जंक्शन के नाम से, वहाँ पर। तो दोनों ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके लिए लगभग 35 से ज़्यादा बच्चे अब तक एनरोल हो भी चुके हैं। केवल 10 से 12 दिन इसको लॉन्च हुए हुए हैं अभी, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे इसको लेकर के फ़ायदा भी इसका उठा रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें 10 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे। 10 तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा ही मिलने वाले हैं, क्योंकि जितने में हमारे क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे उतना हम इसमें देंगे। प्रीव्यू में आप चाहें तो इसमें जो प्रीव्यू में जितना भी जिसके जितने भी टेस्ट हैं उनको आप देख सकते हैं, और वहाँ पर पहला टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। तो इको रिव्यू अब 4 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। पहला टेस्ट आपको अवेलेबल है फ्री। तो इस तरह से कुछ टेस्ट का विंडो दिखाई देता है। ऊपर आपका यहाँ टाइम चलता होता है। यहाँ पर आपकी क्वेश्चन की डिटेल होती है पूरी कंप्लीट। 4 ऑप्शंस होते हैं, आप उनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। चाहे तो आप उसको रिव्यू के लिए भी जो है मार्क कर सकते हैं। तो रिव्यू के लिए करेंगे तो यहाँ ब्लू कलर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन के नंबर, आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पर जा सकते हैं। जैसे 20वां क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। और इन सबको करने के बाद में फिर आप जो है रिव्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब का उपयोग करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको अपना स्कोर पता चलता है। तो इस तरह से आप अपनी रैंक भी बाकी जो एनरोल्ड लर्नर्स हैं उनके साथ देख सकते हैं। एक अटैम्प्ट के बाद आप दूसरा जब देते हैं तो पिछले प्रीवियस अटैम्प्ट से दूसरे में कितना सुधार हुआ वो बाकायदा आपको बार डायग्राम जो है उसमें मिलता है। कंप्लीट एनालिसिस, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, पिछली बार कितने किए थे, अब की बार कितना किया, बाकी छात्रों की तुलना में परसेंटाइल आपका कितना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अच्छे प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो हमने बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को देखिए। यहाँ पर हर एक तरह के प्रश्न को लेने के प्रयास किए हैं जो हमारी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। चलिए, तो बिना देर किए इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। मात्र 100 रुपये का ये कोर्स है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है छात्रों के लिए। जैसा कि उनके रिव्यूज़ भी हैं, आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वे इसे काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जो है चूँकि शुष्क प्रदेश है, और शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर घास के मैदान और जंगलों में पशुओं पर निर्भरता अधिक होती है, क्योंकि खेती के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जो कि राजस्थान में कम है। इसलिए हमारे यहाँ पर गहन खेती नहीं होती है। हालांकि इंदिरा गांधी नहर आने से थोड़ा बहुत खेती बढ़ा है, लेकिन फिर भी पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश हिस्सा जो है वो आज भी पशुपालन पर निर्भर करता है। तो कृषि की सहायक गतिविधि हम नहीं कह सकते इसे, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। क्योंकि जब हमारे यहाँ अकाल की स्थिति होती है तो कृषक को पशुपालन के माध्यम से और दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में एक आर्थिक मदद मिलती है। पशुपालन शुष्क कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। पशुपालन वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व को बढ़ाता है। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में पशुपालन सूखे और अकाल की मार के विरुद्ध सुरक्षा कवच का भी काम करता है। तो राज्य में गाय और भैंस की बहुत सी ऐसी प्रजातियां मौजूद है जो दुग्ध देने का काम करती है। इसके अलावा भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट आदि बहुत से जानवरों जो हैं उनमें राजस्थान देश में काफ़ी उच्च स्थान पर है, और प्रजातियों का संरक्षण भी किया है। तो राज्य में अगर दूध की बात करें तो शुष्क क्षेत्र में दूध देने वाली उन्नत नस्लों में गायकी में राठी, गीर, साहिवाल और थारपारकर सम्मिलित है। वहीं पर दूध और खेती दोनों कार्य के लिए कांकरेज व हरियाणा नस्ल के गोवंश तथा नागौरी व मालवी की संकर नस्लें प्रचुर मात्रा में। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि बड़ी मात्रा में ट्रैक्टरों के बजाय बैलों से खेती होती थी, लेकिन आजकल धीरे धीरे जो है यंत्रीकरण होने के साथ में बैलों की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी एक दौर ऐसा आ रहा है जब वापस से लोग उन्मुख हो रहे हैं जैविक खेती की ओर, जहाँ पर इन पशुओं का महत्व बढ़ता जा रहा है।
तो बात कर लेते हैं पशुगणना 2019 की। हमारा एग्जाम हुआ था पिछला 2018 में, उसके बाद से एग्जाम नहीं हुए हैं, तो 2019 की गणना से प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। 100% आपका जो RS या SI का एग्जाम है, दोनों में ही आपको जो है यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। ठीक है, तो इसको तो बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। तो इसका एक लिंक मैंने ऊपर दिया है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। पशुगणना पर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो एक बना रखा है। ठीक है, तो उसे आप जरूर देखें ताकि आप जो है पशुगणना की कोई चीज़ ना छोड़ें। अभी भी मैं करवा दूंगा। तो पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 56.8 मिलियन, ठीक है, 5,68,00,000 पशुधन है। जबकि कुक्कुट की बात करें तो 1,46,00,000 से अधिक कुक्कुट हमारे यहाँ पर वर्तमान में उपलब्ध है। अगर पूरे देश के पशुधन की बात करें तो हमारे यहाँ पर देश के पशुधन का 10.58% उपलब्ध है। यहाँ देश का 7.20% गोवंश, जो कि पिछली बार 6.99 था। 2012 में जो 19वीं जनगणना हुई थी, 19वीं पशुगणना में, ये 20वीं पशुगणना थी। कौन सी थी? 20वीं। ठीक है, तो 20वीं में 7.20% हो गया पूरे देश भर का। भैंसों की संख्या हो गई 12.47, 12.5%। बकरियों की संख्या हो गई 14% के करीब। भेड़ की संख्या है 10.64% और ऊँटों की संख्या है 98.43%। इसी तरह से अगर राष्ट्रीय उत्पादन की बात करें, जो नेशनल लेवल पर हमारा प्रोडक्शन है, उसमें 2017-18 में राज्य का योगदान दूध में तो है 12.72। अब आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जितनी मात्रा में भैंसें हैं ना प्रतिशत में, उतनी मात्रा में दूध होता है। तो उससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि बराबर में दोनों हैं। और ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन में 34.46, मतलब 1/3 ऊन का उत्पादन पूरे देश भर का हमारे यहाँ पर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी दे देता हूँ। कैटल्स की अगर हम बात करें तो कैटल मतलब गोवंश, गोवंश में हमारे यहाँ पर वृद्धि हुई है कितना? 4.60%। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 4.60% की वृद्धि हुई है 2012 की तुलना में। बफेलोज की बात करें तो 5.53% की वृद्धि हुई है। शीप की बात करें तो 13% की कमी हुई है। ठीक है, गोट की बात करें तो 4% की कमी है। हॉर्स की बात करें तो 10%। मुल्स खच्चर जो होते हैं उनकी संख्या में 60% की कमी, और डंकी गधों की संख्या में 71% की कमी हुई है। जबकि कैमल्स की संख्या में 34% और पिग्स की संख्या में 34% की कमी है। अब आप देखो, केवल मात्र गाय भैंस की संख्या बढ़ी है, बाकी जितने भी जानवर हैं उनकी सबकी संख्या यहाँ पर कम हुई है 2012 की गणना की तुलना में। 2012 में जहाँ 5,77,00,000 पशु थे, वो 5,68,00,000 रह गए, मतलब लगभग 9,31,000 पशु कम हुए, जो कि टोटल 1.61% है। ये हमको ध्यान रखना है। पोल्ट्री में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, 80 लाख से संख्या सीधी 1.46, मतलब 82% की वृद्धि पोल्ट्री के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर हुई है। तो ये चीज़ें कुछ डेटा है जो कि आपका सीधा एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब कुछ योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें राज्य में पशु चिकित्सा संस्थान की बात की गई है। तो राज्य में कितने कितने पशु चिकित्सा संस्थान है वो डिटेल यहाँ पर दी हुई है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की आप संख्या देख लेना, ये 35 है। बाकी को भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन की मैंने बात की थी, तो दूध का उत्पादन बढ़ गया है और हमारे यहाँ पर 12.72% दूध का उत्पादन हो रहा है। दूध का उत्पादन 2015-16 में था 18,500 टन। ठीक है, और अभी 2019-20 में हो गया है ये 25,573,000 टन। ठीक है, 25,573,000 टन। तो कुल मिलाकर के 2015-16 में जो हमारे दूध का उत्पादन था वो बढ़कर के 25,000 हो गया, मतलब सीधा सीधा 1/3 से भी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। ये टेबल पूरा कंप्लीट डिटेल दे रही है कि कैसे 2015 में हम 18 से 2019-20 में हम 25,000 टन तक पहुंच गए हैं। इसी तरह से मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन और इनमें भी वृद्धि हुई है, जबकि ऊन के उत्पादन में इस वर्ष के लिए गिरावट देखी गई है। 3 साल लगातार वृद्धि थी, लेकिन इस वर्ष जो है यहाँ पर ये गिरावट यहाँ पर ये हो गई है, 145 से 127 हो गया है। ठीक है, बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है खासकर पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के। तो 2020-21 में एक तो उन्नत नस्ल के लिए काम किया जा रहा है लगातार, पशुओं का बंध्याकरण करना और कृत्रिम गर्भाधान करवाना। इसके अलावा गाय और भैंस के वंश के जो पशु हैं उनको FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, उनको खुरपका और मुंह पका हो जाता है, तो उस रोग से बचाने के लिए भी टीकाकरण चलाया जाता है। 1 साल में 2 बार टीके इसमें लगते हैं, ये ध्यान रखना। 1 साल में 2 बार यहाँ पर टीके लगाए जाते हैं। एक और योजना है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना।
इसके अंतर्गत पशुओं के लिए जो चिकित्सा संस्थान है वहाँ पर उपचार शिविर उपलब्ध कराए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं, जिनके माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जाता है। किसानों को अच्छी दूध देने वाली, अच्छा मांस उत्पादन करने वाली नस्लों के लिए भी प्रजनन सेवाओं में सुधार किया जाता है, उनको अच्छा सीमन उपलब्ध कराया जाता है और नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। जैसे कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन चल रहा है उसमें भेड़ और बकरी वंश की नस्ल सुधार का काम किया जा रहा है। कौन कौन सा? भेड़ और बकरी का। इसमें 60:40 में राज्य और केंद्र का हिस्सा है, केंद्र और राज्य का, ठीक है। और इसके लिए प्रदर्शनी की जाती है। तो हमारे अलग अलग स्थानों पर जैसे अजमेर, जयपुर, सीकर, इन सभी जिलों में क्या किया जाता है? प्रदर्शनी लगाई जाती है कि कौन से अच्छी किस्म के बकरे और बकरियां हैं और उनको किस तरह से उनकी नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम राष्ट्रीय पशुधन मिशन में किया जा रहा है। मुर्गी पालकों के लिए भी राष्ट्रीय पशुधन मिशन में ही इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत ब्रायलर और LIT बर्ड्स को सम्मिलित किया गया है। तो ये तो हो गया हमारे पशुधन से जुड़ी योजनाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे गोपालन विभाग के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में गायों का एक समृद्ध इतिहास रहा है और गायें राजस्थान में आज भी जो है परिवार में पूजनीय है, उनको माना जाता है। इस नस्ल के प्रसार, संरक्षण और विकास के लिए ही जो है सतत विकास एवं समृद्धि निधि नियम 2016 लागू किए गए हैं और एक अलग से गोपालन विभाग की स्थापना भी राज्य में की गई है। राज्य में इस हेतु बहुत से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे गायों का, चूंकि आज लोग गायों को छोड़ देते हैं और वो भटकती रहती हैं, तो उनके संरक्षण के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े मवेशियों के लिए 40 रुपये प्रतिदिन और छोटे मवेशियों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन की दर से सहायता राशि वर्तमान में गौशालाओं को प्रदान की जाती है। तो गौशालाओं, कांजी हाउस में आश्रय प्राप्त करने वाले इन मवेशियों की आबादी के लिए लगातार सरकार प्रयास करती है और इनके लिए अनुदान भी सरकार दे रही है। निराश्रित नर गाय की समस्या के समाधान के लिए नंदीशाला जन सहभागिता योजना संचालित की जा रही है। 11 नंदीशालाओं को इसमें पैसे भी दिए जा चुके हैं। नर गाय जो होते हैं या बैल जिनको हम बोलते हैं, उनके संरक्षण के लिए, सांड के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। अब गौशालाएं चूंकि सहायता पर ही नहीं चलनी चाहिए, बल्कि गौशालाओं से जो प्राप्त होने वाला दूध और गोबर है उसका भी प्रयोग हो। खासकर गोबर का प्रयोग करने के लिए गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना भी संचालित की जा रही है, जिसमें योजना के तहत 4 बायोगैस संयंत्र स्वीकृत किए हैं और एक गौशाला पदमपुर श्री गंगानगर में निर्माण भी हो चुका है। शेष 3 गौशालाओं में भी इसके लिए काम चल रहा है। तो ये कौन सी योजना है? गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना। गौशाला विकास योजना एक अन्य योजना है जिसके अंतर्गत जो राज्य के रजिस्टर्ड जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें 90% राशि राज्य सरकार, जबकि 10% राशि आवेदक वहन करता है। ज़्यादातर जन सहयोग इसमें प्राप्त किया जाता है और वो राशि इसमें दी जाती है। तो यह है गौशाला विकास योजना, 10 लाख रुपए की मदद इसमें मिलती है। नेक्स्ट है पुरस्कार। तो 2 गौशालाओं को राज्य के प्रत्येक जिले से सर्वश्रेष्ठ जिला गौशालाओं के रूप में चुना जाएगा और इसके लिए 66 सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं का चयन करके प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। एक और योजना है कामधेनु डेयरी योजना। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए और स्वदेशी नस्लों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसे संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 6 डेयरी स्थापित की गई है और 7 नई डेयरियों के लिए बजट भी जारी किया गया है। हमारे यहाँ पर जो थारपरकर और गिर नस्ल की गायें हैं जो कि स्थानीय नस्लें हैं, उनमें भी RKVY योजना के अंतर्गत भ्रूण हस्तांतरण तकनीक के माध्यम से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और आरोपण का प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिससे कि इन थारपरकर और गिर नस्ल की आबादी को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा दूध देने वाली नस्लें हम संरक्षित कर सकें। ये हो गई गायों से जुड़ी सारी योजनाएं। अब हम बात कर लेते हैं डेयरी विकास की। डेयरी विकास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेयरी व्यवस्था के माध्यम से, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को और उस दुग्ध के संरक्षण और उसकी डिलीवरी को हम जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो राज्य में दिसंबर 2020 तक 15,318 दुग्ध सहकारी समितियां हैं जो दुग्ध का कलेक्शन करती है। जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है और राज्य स्तर पर जो सबसे बड़ा स्थान है वो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। तो 15,318
सहकारी समितियां हैं। 21 जिला दुग्ध उत्पादक संघ, याद रखना 21 है, 33 नहीं है, क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, उद्योग संघ, जिला सहकारी संघ, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हमारी अगर संकलन क्षमता की बात करें, प्रसंस्करण क्षमता की जिला दुग्ध संघ संयंत्रों में, तो यह है 40.95 लाख लीटर प्रतिदिन, ठीक है। ये एक अनुमानित मात्रा है जितना दूध हमारे यहाँ पर डेली इकट्ठा किया जाता है। चलिए, अब बहुत सी योजनाएं जो कि डेयरी के अंतर्गत चल रही है उन पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली योजना है राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। चौथा चरण इसका चल रहा है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, मतलब जो दुग्ध उत्पादक है, जो रजिस्टर्ड है और राजस्थान की सरस डेयरी में ये दुग्ध देते हैं, 1 जनवरी 2020 से इसका चौथा चरण लागू है। अगर किसी दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना मृत्यु हो जाए तो उसको, या पूर्ण स्थायी विकलांगता हो जाए, ऐसे में 5 लाख रुपए, जबकि आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि मिलती है। इस योजना में दिसंबर 2020 तक 1,35,000 दुग्ध उत्पादकों का बीमा भी किया जा चुका है। इसी तरह सरस सामूहिक आरोग्य बीमा, ये एक और योजना है जिसके अंतर्गत जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का 15वां चरण 15 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो जितने भी जो सदस्य हैं उनका एक साथ सामूहिक रूप से बीमा किया जाता है और ऐसी कोई भी दुर्घटना होने पर, सामान्य रूप से उनकी मृत्यु होने पर उनको पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। फरवरी 2019 में इसको शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत जो दुग्ध उत्पादक है उनको 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान की राशि देना शुरू किया गया था। नवंबर 2020 तक इसका अनुदान दिया गया है और लगातार ये अनुदान दिया जा रहा है। बहुत से, लगभग 8 लाख से अधिक जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मत्स्य क्षेत्र की। दोस्तों, मत्स्य क्षेत्र में वैसे तो राजस्थान में 1% से भी कम इसका जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में इसका योगदान होता है, लेकिन फिर भी कमज़ोर वर्गों में मत्स्य उत्पादन काफ़ी प्रचलित है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में और जलीय क्षेत्रों में जहाँ जल की उपलब्धता है। तो राजस्थान में बात करें तो जल स्रोत जो हैं 4.23 लाख हेक्टेयर में फैले हुए हैं। इनमें से 3.29 लाख हेक्टेयर बड़े और मध्यम जलाशय हैं, जबकि 0.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल छोटे जलाशय और तालाब के रूप में। इसके अलावा 0.87 लाख हेक्टेयर नदी और नहर के रूप में भी उपलब्ध है। अब देखिए, जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान देश में 11वें स्थान पर है, जबकि मैंने पीने योग्य जो जल है उसकी क्या बताया था, 1.16% क्षेत्र जो है वो हमारे यहाँ पर है। तो हम 11वें स्थान पर इसीलिए, क्षेत्रफल हमारा प्रथम है लेकिन पानी की कमी है। केंद्रीय मत्स्य की शिक्षण संस्थान मुंबई 2010 द्वारा एक अध्ययन किया गया जिसमें राज्य में 80,000 मेट्रिक टन अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है, लेकिन वर्तमान में केवल 34,000 मेट्रिक टन ही उत्पादन हो रहा है। मतलब हमारी क्षमता का केवल 50% से भी कम जो है वो हम ले पा रहे हैं। अगर इसको बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है। अब इसके लिए भी सरकार कुछ काम कर रही है, जैसे कि राज्य में एक आजीविका मॉडल नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है जिसको शून्य राजस्व मॉडल भी कहा जाता है। मतलब किसानों को मछलियाँ पकड़ने के लिए जो है अलॉट किया जाता है एरिया। 3 जलाशय हैं, जयसमंद उदयपुर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा और कडाना बैकवाटर डूंगरपुर। इन तीनों में ये मॉडल है। इसमें जो सबसे अधिक बोली देने वाला जो होता है, बोलीदाता होता है, उसको क्या किया जाता है, मछली पकड़ने का अनुबंध दिया जाता है। आदिवासी मछुआरों को मछली पकड़ने की संपूर्ण कीमत स्थानांतरित करने से मछली पकड़ने की दर देश में सर्वाधिक होना एक महत्वपूर्ण स्थिति। मतलब किसान क्या करता है, जो भी मछली पकड़ता है उसका पूरा का पूरा पैसा उसी के पास में रहता है। 57 मछुआरा सहकारी समितियों के लगभग 6,218 मछुआरों को इससे लाभान्वित किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राजस्थान में 41 मत्स्य लैंडिंग सेंटर, फसल कटाई का मतलब है मछलियों को निकालने के बाद में उनको संरक्षित करने के लिए इस तरह के लैंडिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं जिनमें मछलियों को संरक्षण किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और योजना चल रही है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक केज कल्चर योजना चलाई जा रही है माही बजाज सागर बांसवाड़ा में।
इस केज कल्चर योजना के अंतर्गत इस माही बजाज सागर में एक कैप्टिविटी में एक केज के अंदर मछलियों का पालन किया जाता है ताकि मछलियाँ एस्केप ना कर पाए। तो तैरते हुए पिंजरे यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। नवाचार के रूप में बीसलपुर बांध जो है टोंक में, उसमें सजावटी मछली परियोजना भी लागू की गई है। मतलब जो हमारे घरों पर एक्वेरियम में मछलियाँ रहती है, उन मछलियों के उत्पादन के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह से मत्स्य के क्षेत्र में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा स्पोर्ट मत्स्य के रूप में एक नया क्षेत्र बीसलपुर बांध में विकसित किया जा रहा है। यहाँ महासीर एवं कैटफिश आदि मछलियों को स्पोर्ट फिश हेतु उपयोग किया जाता है। इस परियोजना के तहत यहाँ महासीर मछली का मत्स्य बीज लोनावाला से ला करके बीसलपुर बांध में संचय किया गया है और इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश भर में एक योजना भी चल रही है जिसका नाम है नीली क्रांति योजना। 3000 करोड़ रुपए की यह नीली क्रांति योजना किसानों के लाभ के लिए है और इससे जो मांसाहारी हैं उनके लिए भोजन और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और मत्स्य क्षेत्र का विकास भी हो पाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा मत्स्य से जुड़ी हुई जानकारी, जो भी हो सकती थी वो मैंने आपको दी है। चलिए, तो यहीं पर मैं विराम लेने का प्रयास करूंगा क्योंकि अगली कक्षा में हम वानिकी और सहकारिता जो 2 फील्ड है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारी जो इकोनॉमिक रिव्यू टेस्ट सीरीज है उसका भी लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।